हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इस समय आधुनिक भारत से कराए जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखिए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित, राजपूत काल से संबंधित, दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस किया है और ये व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से किया है। उसी तरीके से देखिए ये सब क्लासेस भी की जा रही हैं और मैंने आप लोगों को देखिए आधुनिक भारत में भी 6 क्लासेस की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवा दी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखिए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी अपने देश में, उनसे संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस किया है। आज की क्लास में देखिए हम लोग को उन्हीं घटनाओं से संबंधित कुछ और जो बचे हुए प्रश्न थे उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो देखा जाए तो आपकी देखिए इतिहास की संपूर्ण रूप से आज 36वीं क्लास है। 35 क्लासेस में हम लोगों ने इतिहास के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस किया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इस आधुनिक भारत की जो 7वीं क्लास है इसके भी संबंधित जो प्रश्न है उनको भी सॉल्व किया जाए उसी तरीके से जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं, बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और ये आधुनिक भारत की देखिए आपकी 7वीं क्लास है। इसमें हम लोग को देखिए पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, अवध किसान सभा, चौरी चौरा कांड, स्वराज दल, काकोरी कांड, बारदोली सत्याग्रह, HSRA, लाहौर षड्यंत्र केस, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और पाकिस्तान की मांग से संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। आज की क्लास में देखिए उन्हीं से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। इसीलिए देखिए क्लास जो है उसी की पार्ट 2 है और इसमें हम लोगों ने जो पिछले क्लास में 30 प्रश्न प्रैक्टिस किए थे उसी के बाकी के बचे हुए 30 प्रश्न और जो है उनको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखिए आज की क्लास का आपका जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या है कि बारदोली सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो देखिए कहाँ पर है, था उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र। तो बारदोली सत्याग्रह जिस राज्य में हुआ था देखिए वो महाराष्ट्र नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि गुजरात में, यानी बारदोली जो है गुजरात में स्थित एक स्थान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बारदोली सत्याग्रह देखिए गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में 1928 ईस्वी में हुआ था और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक सफल किसान आंदोलन था जो बढ़े हुए भूमि करों के विरोध में चलाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, HSRA ने समाजवाद शब्द को अपने लक्ष्य में कब जोड़ा। यानी HSRA जो था पहले इसका नाम क्या था, HRA, तो इसमें समाजवाद शब्द कब लाया गया। तो पहला देखिए 1925, दूसरा दिया 1926, तीसरा दिया 1928, चौथा दिया 1930। तो HSRA ने देखिए समाजवाद शब्द को अपने लक्ष्य में कब जोड़ा था, तो 1925 नहीं, 1926 नहीं, 1930 नहीं बल्कि 1928 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि HSRA ने सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में आयोजित एक ऐतिहासिक बैठक में अपने संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसमें समाजवाद शब्द को उन्होंने अपने लक्ष्य में जोड़ लिया। इस संगठन की देखिए मूल रूप से स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, जिस समय इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। इसमें देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य युवा जो है क्रांतिकारियों ने रूसी क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई थी और समाजवादी विचारों से प्रेरणा लेकर प्रभावित होकर इस संगठन को पुनर्गठित किया और इसके उद्देश्यों में समाजवादी सिद्धांतों को शामिल किया। यानी इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी इस प्रकार की, तो रूस में जो क्रांति हुई थी उससे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, लाहौर अधिवेशन में किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ। यानी किस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो पहला देखिए दिया 26 जनवरी, दूसरा दिया 15 अगस्त, तीसरा दिया 2 अक्टूबर, चौथा दिया 23 मार्च। तो लाहौर अधिवेशन में देखिए जिस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया वो 23 मार्च नहीं, 2 अक्टूबर नहीं, 15 अगस्त नहीं बल्कि कौन सी तिथि थी, 26 जनवरी। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था
इसमें निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तब से देखिए हर साल इसे पूर्ण स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मनाया जाना था। इसके बाद देखिए भारत का जो संविधान जब लागू हुआ तो यही दिन जो है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को 1950 में मनाया गया और तब से लेकर अभी तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस क्यों अनुपस्थित रही? तो पहला दिया ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा दिया नेता जेल में थे, तीसरा दिया आमंत्रण नहीं मिला, चौथा दिया वैचारिक मतभेद। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस देखिए भाग क्यों नहीं ली थी? वैचारिक मतभेद की वजह से नहीं, आमंत्रण मिला था, नेता जेल में नहीं थे, बल्कि क्या हुआ था, कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था, इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अनुपस्थित थी। इसका जो प्राथमिक कारण यह था कि उस समय कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की तरफ से किसने प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को शामिल किया? पहला देखिए दिया नेहरू, दूसरा दिया पटेल, तीसरा दिया गांधी और चौथा दिया है बोस। तो देखिए इसमें जो है प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो नेहरू नहीं, पटेल नहीं, बोस नहीं, बल्कि महात्मा गांधी। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। ठीक, देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। हालांकि गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि थे, लेकिन उनके साथ जो है सरोजिनी नायडू, यानी आधिकारिक प्रतिनिधि वही थे लेकिन उनके साथ और भी लोग थे, जिसमें सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में, पंडित मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिरला जैसे अन्य भारतीय नेता भी सम्मेलन में मौजूद थे। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य प्रतिनिधि भी थे, जिसमें देखिए मुसलमानों में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान तृतीय और मोहम्मद इकबाल, अछूत वर्ग में यानी दलितों की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि गांधी जी जो है अछूतों को अल्पसंख्यक नहीं मानते थे। महिलाओं में देखिए कुछ और महिलाएं थी सरोजिनी नायडू के अलावा, जिसमें देखिए बेगम जहां आरा शाहनवाज, राधाबाई सुब्बारायन और अन्य लोगों में तेज बहादुर सप्रू, एएनएम जोशी और महाराजा और अन्य दीवान भी शामिल थे। ठीक, इतने लोग इसमें शामिल थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की स्थिति क्या थी? यानी जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस की क्या सिचुएशन थी? तो पहला देखिए दिया पूर्ण भागीदारी, दूसरा दिया आंशिक भागीदारी, तीसरा दिया बहिष्कार, चौथा दिया नेतृत्व किया। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या थी? पूर्ण भागीदारी नहीं, आंशिक भागीदारी नहीं, नेतृत्व नहीं, बल्कि बहिष्कार। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन के समय देखिए कांग्रेस के अधिकांश जो प्रमुख नेता थे, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल में चले गए थे। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से देखिए अधिकांश लोग जो थे रियासतों और अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश लेबर पार्टी ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था, यानी अंग्रेजों की जो पार्टी थी उसने भी हिस्सा नहीं लिया था। जो इसमें मुख्य प्रतिभागी शामिल हुए थे उसमें देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एमआर जयकर, एएनएम जोशी, बेगम जहां आरा शाहनवाज, आगा खान तृतीय, मोहम्मद इकबाल, हेनरी गिडनी, नृपेंद्र नाथ सरकार, हैदराबाद, मैसूर, भोपाल और जम्मू कश्मीर जैसे रियासतों के दीवान और प्रतिनिधि, महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के राजा थे, इन्होंने देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसके अलावा देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। अगर आपसे देखिए किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो उसमें देखिए किसका किसका नाम आएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और महाराजा गंगा सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि पूना पैक्ट का संबंध किस वर्ग से था? यानी पूना पैक्ट किस वर्ग से रिलेटेड था? तो पहला देखिए दिया किसान, दूसरा दिया श्रमिक, तीसरा दिया दलित, चौथा दिया महिलाएं।
तो पूना पैक्ट देखिए संबंधित था किसानों से नहीं, श्रमिकों से नहीं, महिलाओं से नहीं, बल्कि किससे था? दलितों से। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि पूना पैक्ट जो है मुख्य रूप से दलित वर्ग, यानी अब जिनको अनुसूचित जाति कहा जाता है, इन्हीं से संबंधित था। इनके राजनीतिक अधिकारों और उनके प्रतिनिधित्व के मुद्दे से रिलेटेड था। इस पर देखिए 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुआ था, जिससे देखिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बजाय संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में आरक्षित सीटों की व्यवस्था स्वीकार की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पाकिस्तान प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित हुआ? यानी पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था कौन से अधिवेशन में पारित कराया गया? तो पहला देखिए दिया कराची, दूसरा दिया लाहौर, तीसरा दिया ढाका, चौथा दिया दिल्ली। तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था देखिए वो कराची अधिवेशन नहीं, ढाका अधिवेशन नहीं, दिल्ली अधिवेशन नहीं, बल्कि लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जो 1940 ईस्वी में आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था, जिसको लाहौर प्रस्ताव कहा जाता है, यह देखिए 23 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसमें देखिए उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य यानी पाकिस्तान के गठन की मांग की गई थी, और इसी प्रस्ताव ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की नींव रखी थी। और इसी के परिणाम स्वरूप देखिए 1947 ईस्वी में अपने देश का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सांप्रदायिक पंचायत का सबसे अधिक विरोध किसने किया? यानी जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? तो पहला देखिए जिन्ना, दूसरा दिया गांधी, तीसरा दिया नेहरू, चौथा दिया पटेल। तो सांप्रदायिक पंचायत का जो सबसे ज्यादा विरोध किया गया था देखिए पटेल के द्वारा नहीं, नेहरू के द्वारा नहीं, जिन्ना के द्वारा नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा इसका विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड का सबसे अधिक विरोध देखिए महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि वे दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान से सहमत नहीं थे, यानी असहमत थे, जिसे वे भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू समाज के लिए हानिकारक मानते थे। और इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन जो है पूना की यरवदा जेल में किया था, जिससे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उनका समझौता हुआ और इस चीज को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, स्वदेशी आंदोलन में कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ? यानी स्वदेशी आंदोलन जब अपने देश में चलाया जा रहा था तो उसमें किस नारे को लोकप्रियता मिली? पहला देखिए दिया करो या मरो, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। देखिए जय हिंद जो है वो नहीं इसमें शामिल था, क्योंकि जय हिंद नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद ये भी नहीं लगाया गया, क्योंकि इसका ज्यादा उपयोग किसने किया था? जो है सिंह सुखदेव और राजगुरु के द्वारा किया गया था, उसमें ये भी नहीं होगा। करो या मरो का देखिए जो प्रयोग है गांधी जी के द्वारा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसका देखिए वंदे मातरम का सबसे ज्यादा उपयोग इसमें किया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था, इसमें वंदे मातरम और स्वदेशी के नारे सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। खास करके जो वंदे मातरम था ये एक आंदोलन का नाम बन गया और जन जन के हृदय में राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भावना इसने भर दी। इसे देखिए अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने बुलंद किया। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जैसे नारे भी लगाए। इस वंदे मातरम गीत की रचना देखिए 7 नवंबर 1875 ईस्वी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी, और इनका जो प्रथम 2 पद है वो संस्कृत में है, बाकी शेष पद जो है बांग्ला भाषा में है। इसे उन्होंने देखिए अपने उपन्यास आनंद मठ 1882 ईस्वी में जो लिखा था उसमें भी शामिल किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके इस गीत को देखिए संगीतबद्ध किया, और पहली बार जो है यह जो गीत था 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी गाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो वंदे मातरम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी मैंने आप लोग को बता दी। इसी वंदे मातरम के ऊपर देखिए अपने देश की संसद में भी एक दिन 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई थी, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था। ठीक, देखिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का संयुक्त नेतृत्व किसने किया? तो पहला देखिए दिया है नेहरू, दूसरा दिया है जिन्ना, तीसरा दिया गांधी, चौथा दिया सावरकर। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन का जो संयुक्त नेतृत्व था, देखिए नेहरू नहीं, जिन्ना नहीं, सावरकर नहीं, बल्कि किसने किया था? महात्मा गांधी ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का जो है संयुक्त नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था, जिन्होंने देखिए भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं यानी खलीफा के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार के विरोध में हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए एक अवसर के रूप में देखा था। अली बंधुओं, जिसमें मोहम्मद और शौकत अली प्रमुख थे, इन्होंने देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे क्या हो गया कि एक एकीकृत अहिंसक जन आंदोलन भारत में शुरू हो सका। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि काकोरी कांड के बाद किसे फांसी दी गई? यानी काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी 1925 ईस्वी में, तो इसके वजह से किनको किनको फांसी दी गई? तो पहला देखिए दिया अशफाक उल्ला खान, दूसरा दिया राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा दिया रोशन सिंह और चौथा दिया उपर्युक्त सभी। तो काकोरी कांड के बाद जिनको फांसी दी गई थी, देखिए अशफाक उल्ला खान को भी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी दी गई थी, रोशन सिंह को भी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसका आंसर है डी। व्याख्या क्या है कि काकोरी कांड के बाद देखिए राजेंद्र नाथ लहरी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल उत्तर प्रदेश में फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में दी गई। अशफाक उल्ला खान को देखिए 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में। ठाकुर रोशन सिंह को देखिए 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद। यानी इन तीन लोगों को देखिए एक ही दिन फांसी दी गई थी, लेकिन अलग अलग जेल में, और इनको जो है 2 दिन पहले दी गई थी गोंडा में। ठीक है, तो इन शहीदों की शहादत ने अन्य क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को प्रेरित किया और भारत की आजादी की लड़ाई को और तेज कर दी। यानी इनकी हत्या से, इनकी मृत्यु से बाकी जो क्रांतिकारी थे अपने देश में, वो भी ज्यादा उग्र हो गए और प्रेरित हुए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया सुभाष चंद्र बोस, दूसरा दिया भगत सिंह, तीसरा दिया गांधी जी, चौथा है जिन्ना। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देखिए जिन्ना नहीं, गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, बल्कि किससे जुड़ा हुआ है? भगत सिंह से। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा 1921 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन इसे भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने लोकप्रिय बनाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नारा इसको बना दिया। खास करके देखिए 1929 ईस्वी में दिल्ली विधानसभा में जब बम फेंकने के बाद इन लोगों ने इस नारे को बुलंद किया था, और इसका अर्थ क्या होता है? क्रांति अमर है। यानी हसरत मोहानी जी ने इसको लिखा था। बाद में देखिए यही हसरत मोहानी जो है मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और उसमें उन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो पहला देखिए दिया है गांधी नेहरू, दूसरा दिया मोतीलाल चितरंजन दास, तीसरा दिया बोस सावरकर, चौथा दिया पटेल राजेंद्र प्रसाद। तो स्वराज पार्टी के देखिए जो प्रमुख नेता थे वो पटेल राजेंद्र प्रसाद नहीं, बोस सावरकर नहीं, गांधी नेहरू नहीं, बल्कि कौन था? मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1923 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना की थी। सीआर दास देखिए इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसके अलावा देखिए इसमें एनसी केलकर, सुभाष चंद्र बोस, हुसैन शहीद सोहरावर्दी और श्रीनिवास अयंगर जैसे अन्य नेता भी जुड़े हुए थे। बारदोली के बाद सरदार पटेल को क्या उपाधि दी गई? यानी अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके बाद सरदार पटेल जी को कौन सी उपाधि दी गई? तो पहला देखिए दिया महात्मा, दूसरा दिया लौह पुरुष, तीसरा दिया सरदार, चौथा दिया राष्ट्रपिता। तो यानी इनको जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो देखिए महात्मा गांधी को नहीं दी गई थी, लौह पुरुष नहीं, राष्ट्रपिता ने, बल्कि कौन सी दी गई थी? सरदार। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी के बाद
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, उन्हें वहाँ की महिलाओं, खास करके महात्मा गांधी ने इस उपाधि का समर्थन किया था। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि महात्मा गांधी की तरफ से वहाँ की महिलाओं ने दिया था। इनके देखिए सफल नेतृत्व और किसानों के हक के लिए किए गए अहिंसक आंदोलन के सम्मान में इसको दिया गया था, जिसका अर्थ होता है नेता या प्रमुख व्यक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, गोलमेज सम्मेलनों का स्थान कहाँ था, यानी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था किन स्थानों पर हुआ था। तो पहला देखिए दिया दिल्ली, दूसरा दिया लंदन, तीसरा दिया शिमला, चौथा दिया बम्बई। तो गोलमेज सम्मेलन देखिए दिल्ली नहीं, शिमला नहीं, बम्बई नहीं, बल्कि कहाँ पे हुआ था, लंदन में। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 से 1932 ईस्वी के बीच लंदन में आयोजित किए गए थे, जिसमें देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। ये लंदन के देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रॉयल गैलरी में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखिए 1931 ईस्वी में ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी देखिए 1932 ईस्वी में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ही हुआ। तो इस तरीके से देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन जहां पर आयोजित हुए थे वो शहर था लंदन, लेकिन स्थान देखिए पहले में अलग था, बाकी दूसरा तीसरा एक ही जगह था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था, यानी पूना पैक्ट जो पारित हुआ था किस वर्ष हुआ था। देखिए 1930, 1931, 1932, 1935। तो पूना पैक्ट देखिए 1930 नहीं, 1931 नहीं, 1935 नहीं, बल्कि कब हुआ था, 1932। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि पूना समझौता यानी पूना पैक्ट जो है सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। विशेष रूप से देखिए 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे की यरोदा जेल में इसको हस्ताक्षरित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, दो राष्ट्र सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी जो है किससे संबंधित है। तो पहला देखिए स्वराज, दूसरा दिया पाकिस्तान, तीसरा दिया पूर्ण स्वराज, चौथा दिया डोमिनियन स्टेटस। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत या दो राष्ट्र सिद्धांत देखिए संबंधित है डोमिनियन स्टेटस से नहीं, पूर्ण स्वराज से नहीं, स्वराज से नहीं, बल्कि पाकिस्तान से रिलेटेड, यानी पाकिस्तान के निर्माण या गठन से संबंधित है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर बी। व्याख्या क्या है कि दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी जो है भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण से संबंधित है। इसके अनुसार देखिए भारतीय मुसलमान और हिंदू जो है दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृति, धर्म और पहचान है, इसलिए उन्हें एक ही देश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि यानी पाकिस्तान होनी चाहिए। इस सिद्धांत के जनक देखिए सर सैयद अहमद खान को माना जाता है और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मुखर वकालत की थी। यानी इसके जनक के रूप में किसको माना जाता है, सर सैयद अहमद खान। यानी कहा जाता है कि इन्होंने इसका बीज बोया था जो बाद में एक बड़े पेड़ के रूप में हुआ और पाकिस्तान के रूप में दिखाई दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सांप्रदायिक पंचायत का प्रभाव किस पर पड़ा। तो पहला देखिए दिया कर प्रणाली, दूसरा दिया निर्वाचन व्यवस्था, तीसरा दिया प्रशासन, चौथा दिया न्यायपालिका। तो सांप्रदायिक पंचायत का प्रभाव देखिए कर प्रणाली पर नहीं, प्रशासन पर नहीं, न्यायपालिका पर नहीं, बल्कि किस पे पड़ा था, निर्वाचन व्यवस्था पर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 ईस्वी में हुआ था, इसका प्रभाव देखिए भारतीय समाज, राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरे रूप से पड़ा था। इसने देखिए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और दलित वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाकर सांप्रदायिक राजनीति को संस्थागत किया था। इससे देखिए हिंदू दलित विभाजन बढ़ा और भारतीय राष्ट्रवाद की एकता कमजोर हुई, जिसे बाद में देखिए पूना समझौते यानी 1932 ईस्वी से संशोधित करना पड़ा, जिसने देखिए आरक्षित सीटों में वृद्धि की लेकिन पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया। यानी आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया लेकिन जो पृथक निर्वाचन था उसको रद्द कर दिया। जलियांवाला बाग के बाद किस आयोग का गठन हुआ, यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद कौन सा आयोग गठित हुआ था। तो पहला देखिए साइमन आयोग, दूसरा दिया हंटर आयोग, तीसरा दिया बटलर आयोग, चौथा दिया नेहरू रिपोर्ट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देखिए जो आयोग गठित हुआ था वो साइमन आयोग नहीं
बटलर आयोग नहीं, नेहरू रिपोर्ट नहीं, बल्कि कौन था, हंटर आयोग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद ब्रिटिश सरकार ने उसकी जांच के लिए हंटर आयोग को गठित किया था, जो अक्टूबर 1919 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता देखिए लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी, और इसमें ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य शामिल थे, यानी इसमें अंग्रेजों को भी शामिल किया गया था और भारतीयों को। इसमें देखिए 5 अंग्रेज सदस्य हंटर को लेकर और 3 भारतीय सदस्य, जिसमें देखिए चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण शामिल थे। आयोग ने देखिए दायर की कार्रवाई की निंदा तो की, लेकिन उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की, जिससे क्या हुआ कि भारतीयों में असंतोष फैला। यानी इस आयोग को गठन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने केवल उसके कार्य की निंदा की दायर की, बल्कि उसे किसी भी प्रकार की सजा दिलाने की बात नहीं। इससे क्या हुआ कि लोगों में, भारतीयों में इस तरह के खिलाफ असंतोष फैल गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक था। तो पहला देखिए दिया है पंजाब, दूसरा दिया बंगाल, तीसरा दिया मद्रास, चौथा दिया बंबई। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव देखिए जिस क्षेत्र में सबसे अधिक था वो देखिए बंबई नहीं, मद्रास नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि कहाँ था, बंगाल। क्योंकि बंग भंग विभाजन के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिला, बंगाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव जो है बंगाल क्षेत्र में सबसे अधिक था, क्योंकि यह यहीं से शुरू हुआ था और वहीं के बुद्धिजीवियों, छात्रों और आम जनता में इसने राष्ट्रवाद, आर्थिक निर्भरता और एकता की भावना को सबसे गहराई से जगा दिया। इसके वजह से देखिए स्वदेशी उद्योग जैसे कपड़ा मिल, साबुन, माचिस और शिक्षा जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज को बढ़ावा मिला और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ गई। इससे देखिए पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि खिलाफत आंदोलन का अंत किस कारण हुआ, यानी खिलाफत आंदोलन जो 1919 में शुरू हुआ था ये किस वजह से खत्म हुआ। तो पहला देखिए दिया गांधी की गिरफ्तारी, दूसरा दिया तुर्की में खलीफा की समाप्ति, तीसरा दिया कांग्रेस का विभाजन और चौथा दिया है दमन नीति। तो खिलाफत आंदोलन का अंत देखिए किस वजह से हुआ था, दमन नीति नहीं, कांग्रेस के विभाजन की वजह से नहीं, गांधी जी की गिरफ्तारी की वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह से हुआ था, तुर्की में खलीफा के पद की समाप्ति की वजह से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि खिलाफत आंदोलन का अंत जो है मुख्य रूप से 1924 ईस्वी में तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किए जाने के कारण हुआ था, जब वहां पर मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई, जिससे क्या हुआ कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खत्म हो गया। यानी जब 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा ने शासन संभाला तो उन्होंने वहां पर एक धर्मनिरपेक्ष तुर्की गणराज्य की स्थापना की। ठीक है, तो इसलिए देखिए चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, उसके बाद देखिए हिंदू मुस्लिम एकता में आई दरारों ने भी इसे कमजोर कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे कमजोर हो गया और बंद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध किसान आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था। तो पहला देखिए अंग्रेज सरकार, दूसरा दिया जमींदार, तीसरा दिया महाजन, चौथा दिया पुलिस। तो अवध किसान आंदोलन जो है मुख्यतः किसके खिलाफ था, तो देखिए पुलिस नहीं, महाजन नहीं, अंग्रेज सरकार नहीं, बल्कि किसके खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में 1920 के दशक की शुरुआत में उभरा था, जिसका नेतृत्व देखिए बाबा रामचंद्र और मदारी पासी जैसे नेताओं ने किया था। यह किसानों के शोषणकाली जमींदारी प्रथा के खिलाफ गुस्से का परिणाम था, यानी जमींदार लोग जो शोषण कर रहे थे उसी के खिलाफ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, चौरी चौरा की घटना कहाँ पर हुई, यानी चौरी चौरा जो कांड हुआ था कहाँ पे हुआ था। तो पहला देखिए दिया बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब। तो चौरी चौरा की घटना देखिए पंजाब नहीं, बंगाल नहीं, बिहार नहीं, बल्कि कहाँ पे घटित हुई थी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या है, चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में चौरी चौरा नामक कस्बे में 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। यहाँ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो है हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है,
कि काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी काकोरी कांड जो हुआ था उस किस उद्देश्य से किया गया था। पहला देखिए दिया अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, दूसरा दिया सरकारी खजाना लूटना, तीसरा दिया जेल तोड़ना, चौथा दिया हड़ताल। तो काकोरी कांड देखिए हड़ताल की वजह से नहीं, जेल तोड़ने के लिए नहीं, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि सरकारी खजाने को लूटने के लिए किया गया। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए के क्रांतिकारियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम को चलाने के लिए धन जुटाना। इसके लिए उन्होंने देखिए 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश सरकार के खजाने से भरी ट्रेन को लूटा था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां पर हुई। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया लाहौर, दूसरा दिया कानपुर, तीसरा दिया इलाहाबाद, चौथा दिया दिल्ली। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु देखिए कहां पर हुई थी, तो लाहौर में नहीं, कानपुर में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि कहां पे हुई थी, इलाहाबाद में। यानी इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी उस समय के इलाहाबाद जिले में हुई थी। और कहां पर हुई थी, अल्फ्रेड पार्क में। ब्रिटिश पुलिस के साथ हुई देखिए एक मुठभेड़ के दौरान जब उनके पास अंतिम गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। यानी जब उनका मुठभेड़ हुआ अंग्रेजों से तो उनके पास जब लास्ट में एक गोली बची तो उन्होंने उस गोली से खुद को मार लिया। और उनका कहना था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं आए, यानी अंग्रेज उनको जीवित कभी नहीं पकड़ सकते, इसीलिए उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। शहादत के समय देखिए उनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी। उनकी शहादत के सम्मान में अब इस स्थान को देखिए चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है और यह अभी भी इलाहाबाद में काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ। पहला देखिए दिया गंगा, यमुना, रावी, सतलज। तो लाहौर अधिवेशन देखिए गंगा नदी के तट पर नहीं, यमुना नदी के तट पर नहीं, सतलज नदी के तट पर नहीं, बल्कि रावी नदी के तट पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर हुआ था, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। तो पहला देखिए दिया है आर्थिक सुधार, दूसरा दिया संवैधानिक सुधार, तीसरा सैन्य नीति, चौथा शिक्षा नीति। तो गोलमेज सम्मेलन का जो मुख्य विषय था देखिए वो शिक्षा नीति नहीं, सैन्य नीति नहीं, आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि संवैधानिक सुधार के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि गोलमेज सम्मेलनों जो 1930 से 32 तक आयोजित हुए थे तीनों, उनका देखिए जो मुख्य विषय था वो भारत के लिए संवैधानिक सुधार और भविष्य के सुधार संविधान की चर्चा करना था। इसमें देखिए एक अखिल भारतीय संघ का गठन करना, प्रांतीय स्वशासन, अल्पसंख्यकों के अधिकार और कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही जैसे मुद्दे शामिल थे, ताकि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्वशासित हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता की मांग के कारण ये सम्मेलन जटिल हो गया, यानी भारतीय इन चीजों से राजी नहीं थे, वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, इसलिए सब चीजें विफल हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए दिया पूना पैक्ट से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो पहला देखिए दिया संयुक्त निर्वाचन, दूसरा दिया पृथक निर्वाचन, तीसरा दिया वयस्क मताधिकार, चौथा दिया प्रांतीय स्वायत्तता। तो पूना पैक्ट से जिस व्यवस्था को समाप्त किया गया देखिए वो संयुक्त निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, प्रांतीय स्वायत्तता नहीं थे, बल्कि क्या था, पृथक निर्वाचन। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था ये दलित वर्गों के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसके बाद देखिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटों की आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। इससे प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं में दलितों के लिए जो सीटों की संख्या थी बढ़ा दिया गया और उन्हें सामान्य मतदाताओं के द्वारा चुने जाने का मौका मिला। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और इस
क्लास का अंतिम प्रश्न और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे भी संबंधित अंतिम क्वेश्चन और अंतिम जो है लास्ट। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति को सबसे अधिक बढ़ावा किसने दिया? तो यानी जो सांप्रदायिक राजनीति थी वो किसके द्वारा बढ़ाई गई? तो पहला देखिए दिया राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा दिया ब्रिटिश सरकार, तीसरा दिया किसान आंदोलन, चौथा दिया श्रमिक आंदोलन। तो सांप्रदायिक राजनीति को देखिए सबसे ज्यादा जिसने बढ़ावा दिया था वो देखिए राष्ट्रीय आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन नहीं, श्रमिक आंदोलन नहीं, बल्कि किसने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सांप्रदायिक राजनीति की जड़ें जो है ब्रिटिश नीतियों और विभिन्न समुदायों के नेताओं के राजनीतिक स्वार्थों में निहित थी। इन्होंने देखिए धार्मिक पहचान का उपयोग जो है राजनीतिक लाभ के लिए किया। सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है, क्योंकि यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें कई कारक और व्यक्ति शामिल थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, धार्मिक संगठन और नेता, राजनीतिक स्वार्थ इत्यादि जो है इसमें महत्वपूर्ण और भी भूमिका के रूप में बाद में देखे गए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था ब्रिटिशों की नीतियां। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने 60 प्रश्नों का 2 भागों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है किया, और ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके देखिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को देखिए पूछने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन प्रश्न इनसे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नजर आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाता हूं तो मैं उसको जरूर संशोधित करूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने ध्यानपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।